हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक छोटा सा डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी लिक्विड की डेंसिटी को तुरंत मेज़र कर लेते हैं। लिक्विड डेंसिटी। किसी सॉलिड की डेंसिटी मेज़र करने के लिए दूसरे टाइप का हाइड्रोमीटर होता है। सॉलिड की डेंसिटी मेज़र करने के लिए निकल्सन हाइड्रोमीटर होता है, उससे भी हम डेंसिटी मेज़र करते हैं सॉलिड की। लेकिन सॉलिड की डेंसिटी कैसे मेज़र करोगे बाय मास एंड वॉल्यूम, मैं ये अपने पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जो हाइड्रोमीटर देख रहे हैं आप डायग्राम में, इससे हम केवल लिक्विड की डेंसिटी मेज़र करते हैं। आप इसके बारे में जानें। यह ग्लास की बनी भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, और किसी अपेक मटेरियल की भी बनी हो सकती है। कोई जरूर नहीं है कि इसका मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन एक हॉलो ट्यूब है और जिसके नीचे ये एक लंबा बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब में हम हेवी मेटल की छोटी गोलियां भर देते हैं, जैसे लेड हैवी मेटल है, या हम यहाँ पर थोड़ा मरकरी भर देते हैं। मरकरी भर देने से क्या होगा कि जब इसको पानी में डालोगे तो सीधा ये वर्टिकल खड़ा होगा। जैसे आपने देखा होगा किसी तालाब में मिट्टी की बनी हुई इस मिट्टी के बने हुए एक छोटे पात्र को, एक हांडी या एक गगरी को पानी पर ऐसे डालें तो आपने अक्सर देखा होगा ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ऐसे या इसका मुंह वर्टिकल ओपन नहीं रहता, बल्कि ये एक तरफ ऐसे झुक जाती है। ऐसा आपने देखा होगा। अब हमने पूछा या आप कोई एल्युमिनियम का बर्तन ही, ऐसा एल्युमिनियम का ही बर्तन या मिट्टी का बर्तन, इस ढंग का बर्तन है, उसको सीधा ऐसे वाटर लेवल पर रखिए आप, तो यह एक तरफ बेंड हो जाता है। रखा हमने इस तरह, लेकिन जैसे ही हम इसको फ्री करते हैं इस तरह से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, नहीं देखा क्या? नहीं देखा तो घर में पाठ होंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके फ्लोट करा के देख लीजिए, वो टेढ़ा हो जाएगा बर्तन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पर दो फोर्स लगते हैं। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वर्क करता है mg,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जो बयान्ट फोर्स वाटर का है उसका सेंटर कहीं और है। सपोज कर लीजिए उसका सेंटर ये है, प्रेशर सेंटर। बयान्ट फोर्स का सेंटर, यदि बयान्ट फोर्स का सेंटर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बयान्ट फोर्स, फोर्स ऑफ बयांसी, line of gravitational force is not coincident with the line of buoyant force। दोनों फोर्स एक ही लाइन में नहीं हैं, तो यह पॉट ऐसे झुक जाता है, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ बयान्ट फोर्स बीकम इन ए सेम वर्टिकल लाइन, both center of pressure, center of buoyant force should be in the same line of gravitational force। यदि ये दोनों पॉइंट, दोनों फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर हैं और दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है, दोनों की लाइंस के बीच कुछ डिस्टेंस है, तो ये तुरंत बेंड अपान होगा और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर गोज एग्जैक्टली इन द वर्टिकल लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन वर्टिकल हो जाएगी, तो यह आगे झुकना बंद कर देगा। ठीक हुआ? इसीलिए जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है, किसी टेस्ट ट्यूब को ये हॉलो टेस्ट ट्यूब है, ग्लास की हॉलो टेस्ट ट्यूब है, इसको हम पानी में डालें तो ये वर्टिकल नहीं रहेगी, ये इस ढंग से हो जाएगी। ये झुक गई। हम इसको सीधा पानी में खड़ा करने की कोशिश करें, हॉलो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, योर टेस्ट ट्यूब ऑफ लैब, उस टेस्ट ट्यूब को यदि हम सीधे पानी में डालें तो सीधा खड़ा नहीं रहेगी, सीधे ऐसे झुक जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दो फोर्स इस पर लगना ही लगना है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा थ्रस्ट ऑफ वाटर कॉल्ड बयान्ट फोर्स। यदि दोनों बल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वर्टिकल लाइन इज नॉट the same vertical line acting upon at center of pressure, बयान्ट फोर्स की लाइन और ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन सेम नहीं है, तो यह ऐसे झुक जाएगा। फाइनली क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स और
center of pressure both will be in the same vertical line and both forces will be equal and opposite acting on the same vertical line. दोनों फोर्स की लाइन एक ही वर्टिकल लाइन में हो जाएगी, तब वो फर्दर अब उसके आगे बेंड अपान नहीं करेगा। इसको छोड़ते ही पहले बेंड हो जाएगा। बेंड होके क्या करता है, जी और पी को एक वर्टिकल लाइन में कर देगा। लाइन ज्वाइनिंग जी एंड पी बिकम्स वर्टिकल। ठीक। अब यदि हम इस टेस्ट ट्यूब के भीतर कोई लोहे की गोली डाल दें और अब इसको हम पानी में डालें, अब यह टेस्ट ट्यूब वर्टिकल रहेगी। अब यह टेस्ट ट्यूब वर्टिकल है क्योंकि यहाँ हमने एक हेवी मेटल आयरन हेवी मेटल है जिसकी डेंसिटी 7.8 है, जो वाटर की डेंसिटी से कहीं बहुत हाई है। तो जब इसमें हम हेवी मेटल डाल देंगे तब एकदम ये वर्टिकल होगी। या इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ऊंचाई तक हम जल भर दें और अब इसको डालें जल में तो ये वर्टिकल रहेगी। टेस्ट ट्यूब में कुछ जल पहले से डाल के और तब उसको जल में खड़ा करें तो वो टेढ़ी नहीं होगी, झुकेगी नहीं। या हेवी मेटल डाल दें तो हाइड्रोमीटर में इसके बेस में पेंदे में हम या तो हेवी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी हेवी डेंसिटी है, या तो हम मरकरी डाल दें, ज़्यादा बेटर। लेकिन मरकरी बहुत कॉस्टली है, तो आप चीप मेटल्स, लेड इज ए चीप मेटल एंड हेवी मेटल, तो आप यहाँ पर लेड की छोटी गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वे गोलियाँ किसी एडहेसिव से चिपका देनी होंगी, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। आयरन बॉल्स भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन वेरी इजी है। या एक ट्यूब लीजिए लंबी और उससे एक ज्वाइन करिए दूसरा बकेट और इसमें हेवी मेटल डाल करके उसको मुंह बंद कर दीजिए, ये तैयार हो गया आपका यंत्र। लेकिन यंत्र तैयार होने के बाद उस पर ग्रेजुएट करना पड़ेगा, निशान बनाने पड़ेंगे। कैसे निशान बनाने पड़ेंगे? कुछ लिक्विड्स को लेकर उसमें हम उसको डालेंगे, इमर्स करेंगे और हम उस पर ग्रेजुएशन करेंगे। जैसे इसको हमने वाटर में डाल दिया तो वाटर इस लेवल तक था। जब वाटर में डालोगे तो यह इस लेवल तक था, तो जिस लेवल तक है वहाँ पर हम ग्रेजुएट कर देंगे, 1 लिख देंगे, 1.0, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1.0 है। अब दूसरा लिक्विड हमने लिया जैसे ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन में इसको डालोगे तो यह यहाँ तक इतना ही डूबेगा, ग्लिसरीन में यहीं तक डूबेगा। ग्लिसरीन
लेकिन इसको हम किसी आयल में डालें तो ये यहाँ तक 0.8 तक डूब जाएगा, 0.8 तक डूब गया। तो पहले हमें कुछ लिक्विड्स में इसको डाल करके ग्रेजुएट करना पड़ता है, और जब एक बार इस पर हमने ग्रेजुएशन कर दिया, अब ये रेडी है। किसी भी अननोन लिक्विड की डेंसिटी मेज़र करनी है तो उस अननोन लिक्विड में इसको हम डालेंगे। जिस निशान तक डूबेगा वह निशान ही उस लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी। समझ गए? अब हमने क्वेश्चन पूछा, व्हाट हाइड्रोमीटर कैन डू। तो इसका केवल एक काम है, इट रेडली मेजर्स डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। कोई अननोन लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमें पता नहीं है, उस लिक्विड में हमने इसको डाल दिया, तुरंत उसकी डेंसिटी बता देगा। यही इसका एक काम है। ठीक। बहुत से यंत्र इस संसार में बने हैं, लेकिन सबका फंक्शन एक होता है, एक फंक्शन। जैसे आटा चक्की, उसका एक काम है, उसमें गेहूं के दाने डालिए, पीस के आटा निकाल देगा। चने के दाने डालिए, पीस के बेसन निकाल देगा। एक वर्क करती है, पीसने का काम, पाउडर बनाने का काम करती है, एक वर्क। ट्रैक्टर एक यंत्र है जो खेत जोतने का काम करती है। टीचर एक यंत्र है जो पढ़ाने का काम करता है। स्टूडेंट एक यंत्र है जो पढ़ने का काम करता है। गाय एक यंत्र है जो भूसा खाती है, दूध देती है। भूसा के भीतर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको दूध बना देती है। जो भूसा है, पुआल है, भूसा है, पुआल है, उसमें भी प्रोटीन है, फैट है, साल्ट्स हैं, उसमें भी हैं। और आपके बॉडी को भी चाहिए प्रोटीन, फैट और साल्ट। तो क्या आप भूसा खाएंगे? उस भूसा को खाकर उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनको पचा करके आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी नहीं बनी। लेकिन गाय की बॉडी ऐसी है जो उस भूसा को खा करके उसमें से सभी आवश्यक पोषक तत्व अपने शरीर में दूध के रूप में परिणत कर देती है, और तब उस दूध को मिल्किंग करके हम लोग ले लेते हैं। तो गाय एक यंत्र है जो खाती है भूसा और देती है दूध। तो भूसा के इंग्रेडिएंट्स को उसने दूध में कन्वर्ट कर दिया, और उसी भूसा से पैदा हुआ दूध आप ले सकते हैं। दूध को आप पचा सकते हैं, लेकिन आप भूसा नहीं खा सकते। तो उस भूसा को हमने गाय को खिलाया, गाय ने उस भूसा को दूध में कन्वर्ट कर दिया। अब वो दूध हमारे उपयोग के लिए है, हमारे लिए उपयोगी है। तो संसार में बहुत से यंत्र बने हैं, सबका एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन। यहाँ हाइड्रोमीटर पढ़ रहे हैं, इसका एक फंक्शन है, टू मेजर डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। किसी लिक्विड की यह डेंसिटी रेडली मेजर कर सकता है। रेडली का मतलब यहाँ पर है तुरंत। उसमें लिक्विड में हमने डाला
और तुरंत हमने डेंसिटी पढ़ लिया। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर भी एक हाइड्रोमीटर ही है, लेकिन इसको स्पेशली हम दूध की शुद्धता मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इस पर हम एक निशान बनाए होते हैं और आपके बाल्टी के दूध में हमने उसको डाला। यदि लैक्टोमीटर इस निशान तक डूब रहा है तो आपका दूध प्योर है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब खाओ ब्रिटानिया 50-50, ठीक है। इसका मतलब वो कंटामिनेटेड है, या तो वाटर मिक्स है और या तो दूसरे पाउडर्स उसमें घोल दिए गए हैं, दूसरी चीज़ें उसमें घोल दी गई हैं, प्योर तो नहीं है। तो एक बार हम गाय और भैंस के प्योर मिल्क में इस हाइड्रोमीटर को, ये हाइड्रोमीटर ही है, डुबाकर लगाकर उस पर एक निशान बना देते हैं, ग्रेजुएट कर देते हैं। अब दूसरे मिल्क को चेक करना है कि वो प्योर है या नहीं, तो उस दूध में हम लैक्टोमीटर को डालेंगे। यदि इस निशान तक ही डूबता है तो मिल्क प्योर माना जाएगा। यदि ज़्यादा डूबा या कम डूबा तो वह प्योर नहीं है। समझ गए? तो क्वेश्चन है, व्हाट ए लैक्टोमीटर कैन डू? लैक्टोमीटर इज आल्सो ए स्पेशल हाइड्रोमीटर। वाई स्पेशल? क्योंकि ये केवल दूध के लिए बना है। लैक्टोमीटर इज आल्सो ए स्पेशल हाइड्रोमीटर विच रिपोर्ट्स प्योरिटी ऑफ मिल्क। हाउ इट रिपोर्ट्स? अप टू ग्रेजुएटेड मार्क। यदि दूध में डालने पर यह ग्रेजुएटेड मार्क तक डूबता है तो मिल्क प्योर है, अदरवाइज मिल्क इज नॉट प्योर। समझ गए? One thing more here, density of mercury is 13.6 gram प्रति cc and the density of iron is 7.8 ग्राम प्रति cc. Density of gold is 19.2 or 3 ग्राम per cc. Mercury is liquid. Mercury is liquid. ये मरकरी लिक्विड है। मरकरी की डेंसिटी 13.6 है और आयरन की डेंसिटी 7.8 है। यदि आयरन बॉल को, एक सॉलिड आयरन बॉल यदि मरकरी में डालें तो आयरन बॉल विल फ्लोट। ये आयरन की सॉलिड बॉल मरकरी में डालने पर फ्लोट करेगी, लेकिन वही आयरन बॉल पानी में डालें तो डूब जाएगी। कल्पना कीजिए
कि बहुत बड़ा एक तालाब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। यदि उसमें हम रेल की पटरियां, लोहे की बनी हुई रेल की पटरियां उस मरकरी के तालाब में डाल दें तो वो रेल की पटरियां उस मरकरी में ठीक उसी तरह फ्लोट करेंगी जैसे एक सूखे बांस का डंडा पानी पर तैरता है। यदि मरकरी भरे हुए तालाब में किसी बच्चे को उठा के फेंक दें तो डूबेगा नहीं? या कोई बच्चा इसके लेवल पर बैठा हंस रहा है, उसमें डूबेगा नहीं? मरकरी के तालाब में वो बच्चा डूबेगा नहीं। यदि पूरी रेलगाड़ी को ही उसमें डाल दें तो रेलगाड़ी भी फ्लोट करेगी, वो डूबेगी नहीं। चाहे रेल की पटरियां हों या रेल के पहिए हों जो देखने में आपको बड़े हेवी लगते हैं, लेकिन मरकरी के डेंसिटी ज़्यादा है तो रेलगाड़ी के पहियों को भी हम इसमें डाल दें तो पहिया इस मरकरी पर ठीक उसी तरह फ्लोट करेगी जैसे सूखा बांस पानी पर फ्लोट करता है। ठीक हुआ? लेकिन गोल्ड की बॉल, गोल्ड की छोटी बॉल लें और गोल्ड की छोटी बॉल को डालें गोल्ड, तो ये गोल्ड बॉल यहां डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए गोल्ड की बॉल डूब जाएगी, मरकरी में डूब जाएगी गोल्ड की बॉल। ठीक है? लेकिन गोल्ड की बॉल को मरकरी में डालना मत। क्यों? यदि गोल्ड की बॉल को तुमने मरकरी में डाल दिया तो फिर थोड़ा देर के बाद ढूंढने जाओगे तो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज सॉल्युबल, गोल्ड इज सॉल्युबल इन मरकरी, जैसे शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। पानी में चीनी डाल के और फिर 1 घंटा के बाद खोजने जाओगे कि मेरी चीनी क्या हो गई तो मिलेगी नहीं, तो घुल गई, शरबत बन गया। उसी तरह से यह गोल्ड मरकरी में घुल जाएगा, सॉल्यूशन बना देगा। तो यहां पर मैं ये बता दूं, जब पानी में चीनी को घोलते हो, पानी में, वाटर में शुगर घोलते हो तो इसको कहते हो शुगर सॉल्यूशन या कहते हो शरबत। लेकिन यदि गोल्ड को मरकरी में घोल दिया तो इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते, इसको शरबत नहीं कहते, अमलगम कहते हैं। तो 3 मेटल्स ऐसे हैं, 3 मेटल ऐसे हैं जो गोल्ड में डालने पर उसमें घुल जाते हैं। 3 मेटल्स सॉल्युबल हैं इन मरकरी। कौन कौन? सोडियम, जिंक एंड गोल्ड। सोडियम, जिंक एंड गोल्ड को हम मरकरी में डालेंगे तो वो घुल जाते हैं। इसलिए अब यहां पर साइंटिफिक वार्निंग है, मरकरी को अपने हाथ पर नहीं लेते, या मरकरी, खुले हुए मरकरी को उसको ऐसे वर्टिकल आइज से नहीं देखते। क्यों? कोई खतरा है क्या? हाँ, खतरा है। क्योंकि मरकरी बहुत हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ है और रेडियो एक्टिव रेज
आपके आँख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेडियो एक्टिव रेज आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मरकरी को ऐसे बाई हैंड टच नहीं करना चाहिए। बाई वर्टिकल आइज नहीं देखना चाहिए, दूर से ऐसे देख सकते हैं मरकरी। और मरकरी में 3 मेटल्स को नहीं डालते। जैसे किसी बच्चे को तैरने नहीं आता तो उसको तालाब में नहीं डालते, तो इन तीनों बच्चों को मरकरी में नहीं डालते, क्योंकि वो उसी में घुल जाएंगे। ये अलग से जानकारी दिया है। अब अगली बात हम देखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस वाटर के सापेक्ष करस्पॉन्डिंग टू वाटर कितना हेवियर है या कितना लाइटर है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल हमने लिया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। पहले तो डेफिनेशन जाने। जनरली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रिटेन रिलेटिव टू वाटर। जैसे हमने कहा रिलेटिव डेंसिटी, ये फार्मूला है, इफ डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 this and the density of water is this, find relative density of mercury। तो relative density of mercury will be density of mercury by density of water 13.6। ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। ये रेशियो है तो 10⁻³ और kg पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। यह एक नंबर हो गया। रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट नहीं होती। डेंसिटी में यूनिट है, डेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डेंसिटी में तो यूनिट है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। तो सामान्यतः जनरली हम रिलेटिव डेंसिटी को लिखते हैं तो यह ईजियर है। इन सॉल्विंग कैलकुलेशंस एंड मेनी इन अदर प्रॉब्लम्स रिलेटिव डेंसिटी हम लिखते हैं क्योंकि उसमें यूनिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जैसे व्हाट इज डिफरेंस इन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी? वन डिफरेंस इज relative density has no unit but density has unit। लेकिन कोई जरूर नहीं है कि हम रिलेटिव टू वाटर ही लिखें। हम रिलेटिव टू मरकरी या रिलेटिव टू अदर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपकी सीमा के अंतर्गत हम रिलेटिव टू वाटर ही बोल रहे हैं। लेकिन relative density is not only confined with respect to water only. Relative density can be related with other metals or liquids also. Generally हम relative density with respect to water लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। Find
relative density of zinc with respect to mercury. If density of zinc is 6.8 gram per cc and density of mercury is 13.6 gram per cc. So relative density D will be dZn by d mercury. Gram per cc. That is 0.5 only. Relative density of zinc with respect to water will be 6.8, but relative density of zinc with respect to mercury will be only 0.5. But within your capacity, relative density we will write always with respect to water only. But it is not confined with water only. Relative density is a ratio of two densities. अब हम अलग एक प्रॉब्लम देखेंगे. प्रॉब्लम निकालिए बुक से, पेज 121. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 71 है. क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ योर एक्सरसाइज. कंसीडर द फॉलोइंग information in respect to A, B, C and D. Object
डेंसिटी वॉल्यूम मास ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखा है ए और इसकी डेंसिटी यहाँ पर नहीं लिखी है। ये 4000 बी डी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको यह बात याद हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। यदि यह याद आपको नहीं है, यदि वो याद नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना भी जरूरी होता है। अब कोई ऑब्जेक्ट ए है, बी अटेंटिव प्लीज। कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसकी डेंसिटी पता नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम पता है। ऑब्जेक्ट ए का वॉल्यूम कितना है? 2। नॉट ओनली 2, आगे बोलिए। 2 मीटर क्यूब। हाँ, यस, नाउ इट इज राइट। 2 मीटर क्यूब, यूनिट यहां पर लिखा है 2 मीटर क्यूब। एंड ऑब्जेक्ट ए का यहां पर मास भी लिखा हुआ है। मास कितना है? ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है? 4000 kg। हाँ, 4000 kg मास लिखा है। अब मास और वॉल्यूम यहां पर दिया हुआ है, तो हम इसकी डेंसिटी यहां तो लिख लेंगे। यहां डेंसिटी एब्सेंट है, लेकिन इस डेंसिटी को हम लिख सकते हैं 4000/2। तो इसकी डेंसिटी हो गई 2000। ये हमने डिटरमाइन कर लिया, ये हमने डिटरमाइन किया। गिवन नहीं था, ये गिवन नहीं था, हमने डिटरमाइन किया। इसकी डेंसिटी तो नोन है, लेकिन इसकी डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दिया है, तो मास आप लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी और मास का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, ये मास हो जाएगा। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, जैसी कि लैंग्वेज है क्वेश्चन की,
तो उसको हम ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह वर्क हम नहीं करेंगे। इसकी डेंसिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता नहीं है, तो इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं आप मास बाई डेंसिटी, ये होगा हाफ मास बाई डेंसिटी। लिख सकते हैं, जरूरत नहीं उसकी, हमको यहां पर केवल डेंसिटी से मतलब है, उस वर्क से मतलब नहीं है। ये वर्क करें ना करें आप, ये वर्क करें ना करें आप, उससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है और इससे भी मतलब है। इसकी मास 2000 और वॉल्यूम ये है, तो मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, दैट इज 500। अब इस रिकॉर्ड को हम देखेंगे। ABCD किसके मटेरियल की डेंसिटी वाटर से कम है? हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ये बात तो हमने लिखा नहीं। Which object will float on water? Which will float on water? ऑप्शन है ए, which one will float on water? D. Why? Because density of D is smaller than density of water. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। हाँ, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप अपने चैप्टर से, या अदर कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं।